Hello, my dear student of Standard 8. Welcome to you once again. And today we are just going to do a revision only. And that is the revision of chapter number 1. Arrival of Europeans in India. This is the part 1 basically, and I'm going to cover this chapter into 2 parts. So this is part 1. But before I can start my lecture, I have some thought for you. So let's see. Let me go through it. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. So friends, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो गोल्डन लाइन्स हैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई है. ये कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो बाईसाइकिल की तरह है. अगर हम लोग अपनी बाईसाइकिल का बैलेंस बना के रखते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेम वे अगर हम अपनी लाइफ में भी बैलेंस बना के रखें तो हमारी लाइफ भी आगे बढ़ती रहती है. जस्ट गिविंग अनदर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग चाय पीते हैं. चाय में अगर शुगर ज़्यादा हो गई, बैलेंस ख़राब हुआ, चाय मीठी बनेगी, है ना, फिर शुगर इश्यूज़ होंगे, डायबिटीज़ होगा. बट अगर चाय में अगर चीनी कम होगी तो चाय फीकी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा पीने में, एंड आपको लगेगा मूड ख़राब हो गया. तो बैलेंस कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. बैलेंस शुड बी देयर इन योर लाइफ. ओके, सो हम लोग भी फटाफट अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमारी भारत माता का फोटो दिया हुआ है 1.1 आवर मदर इंडिया. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. यूरोपियन लोग इंडिया में आए थे, उसके बारे में ये लेसन है. सो लेट मी गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट many years ago our country was one of the leading country in the world. Our country was a distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity, and many worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. So ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि आज से कुछ 200-300 साल पहले हमारा कंट्री बहुत ही एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था और वो लीडिंग कंट्रियों में गिना जाता था. एंड इवन लोग हमसे बिजनेस करने के लिए उतावले रहते थे. आज हम लोग बाहर फॉरेन में घूमने जाते हैं, पहले लोग दूसरे देश से इंडिया में घूमने आते थे. ओके, आज हम लोग फॉरेन कंट्रीज में स्टडी करने जाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज सीखने आते थे. एंड हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था. ओके, सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं. मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. अर्लियर द मर्चेंट फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट बाई लैंड रूट फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेडिंग. फॉर ईयर द अरब ट्रेडर अंडरटूक द ट्रेड थ्रू द लैंड रूट, बट एज सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू द लैंड रूट स्टॉप. Consequently, the demand of the Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. To take the advantage of this situation, many countries of the European started searching the sea route to India. So friends, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आई थिंक मैप के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा इजी रहेगा. ओके, सो दिस इज़ योर मैप एंड मैं इसको आपको थोड़ा हाईलाइट करूँगा. यू कैन सी ऑन द टॉप पार्ट यहाँ पर यूरोप है एंड ये है हमारा प्यारा देश इंडिया. तो बीच में जो ये जो एरिया है ना, इसको ये उनका लैंड रूट हुआ करता था. तो बेसिकली ये लोग ज़मीन से आते थे. एंड बीच में जो आप लोग देख रहे हो ना, बगदाद, इराक, अरबिया, तो यहाँ पे अरब पीपल रहते थे. ओके, तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन इट. एंड ये तुर्कमेनिस्तान में कुछ इशूज़ हुआ था, तो यहाँ से उनका लैंड रूट ब्लॉक हो गया. सो जैसे लैंड रूट ब्लॉक हुआ तो अब वो ज़मीन से आ नहीं सकते. तो बाद में उनको कुछ हुआ कि हम लोग सी रूट डिस्कवर करते हैं. एंड ये अभी आप लोग यहाँ से देखो, पुर्तगाल से पूरा घूमते 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 ये लोग केप ऑफ गुड होप पहुँचे. एंड यहाँ से फिर इन्होंने इंडिया का रूट डिस्कवर किया. ओके, सो बेसिकली ये लोग इंडिया में इस तरह से सी रूट से पहुँचे, पूरा अफ्रीका वेस्ट से घूमते हुए. आई होप आपको ये मैप से बहुत ही क्लैरिटी आ गई होगी कि लैंड रूट ब्लॉक होने के बाद वो कैसे सी रूट से इंडिया में आए, कौन आया, कब आया, कैसे आया, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पार्ट. ओके, एंड इंडियन कमोडिटीज जो थी लाइक ब्लैक पेपर, मुस्लिन, कॉटन क्लॉथ,
इसकी तो यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। ओके, सो ये सी रूट से फिर इंडिया में आते हैं। विच एरियाज आर टू बी क्रॉस टू रीच द इंडिया फ्रॉम द यूरोपियन लैंड रूट। तो यूरोपियन लैंड रूट में बीच में अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, इराक आता है एंड टर्की नाम का कंट्री आता था यूजुअली। विच एरियाज आर टू बी क्रॉस्ड टू रीच इंडिया फ्रॉम पोर्टुगल बाय द सी रूट। तो बीच में एक ही आता है, दैट इज़ कॉल्ड साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप। ओके, जो हम लोग नीचे मैप में गए थे। एंड विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज मैक्सिमम टू ट्रैवल अब्रॉड इन द मॉडर्न टाइम्स। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न टाइम्स की, तो आज के टाइम पे हम लोग यूजुअली एरोप्लेन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस अभी एरोप्लेन थोड़े बंद हैं, सो शिप्स का भी यूज़ किया जा सकता है। इवन यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, तो आसपास में ये लोग ट्रेन से भी ट्रैवल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली सम एडवेंचरस सेलर्स ऑफ द यूरोपियन एंड द अदर कंट्री स्टार्टेड द सर्च ऑफ द सी रूट टू कम टू इंडिया। सो जो एनर्जेटिक लोग होते हैं ना मेरी तरह, उन लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ज़मीन से रास्ता ब्लॉक होता है तो हम लोग सी से जाते हैं। एंड उन लोगों ने फिर ये सब स्टार्ट कर दिया। अब हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट। अब शुरुआत कौन करेगा? वेल, शुरुआत करेंगे आपके क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, कोलंबस एक ऐसे इंसान थे जो पहले ऐसा मानते हैं कि ये धरती जो है ना वो गोल है। एंड उस टाइम पे लिटरली लोग उनको पागल बोलते थे। अगर मैं बोलूँ कि भाई आज से 100 साल बाद व्हीकल्स रोडों पे नहीं चलेंगे, हवा में उड़ेंगे, तो लोग मुझे पागल बोलेंगे आज की डेट में, समथिंग लाइक दैट। तो ये कोलंबस जो थे, इनका ऐसा मानना है कि धरती गोल है। अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाऊँगा ना, तो ये गोल घूम के चाइना या इंडिया तो पहुँच ही जाऊँगा। उस टाइम को उनको ये पता नहीं था कि बीच में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नाम का कोई कॉन्टिनेंट भी है। ओके, सो ये उनके कैलकुलेशन में था ही नहीं। सो ये इटालियन एक्सप्लोरर थे एंड इन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को लिया, अपने राजा को कॉन्फिडेंस में लिया एंड इन्होंने देखा कि चलो ठीक है, ढूंढते हैं। उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाया कि आई थिंक हमको मोर देन 50 डेज़ लगेंगे, और कुछ उन्होंने 80 डेज़ का कुछ बैकअप ले लिया, खाना पीना सब ले लिया, और अपने क्रू मेंबर के साथ ये शिप पे निकल जाते हैं। एक्सीडेंटली ये लोग पूरा अटलांटिक ओशन जाते हैं, और ये जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में एक कैरेबियन आइलैंड आता है, बहामास आइलैंड जिसको कहते हैं, यहाँ पर वो जाते हैं। एंड जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, इनको कुछ रेडिश ब्लैकिश स्किन वाले लोग दिखते हैं। एंड इस टाइप के लोग हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में होते हैं। तो इन लोगों को क्या लगा कि वो मैंने इंडिया ढूंढ लिया है ना। एंड दैट पार्ट इन द टुडेज वर्ल्ड, इसको हम लोग वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। ओके, IPL में क्रिस गेल, ड्रेन ब्रावो, सबको पता ही है। सो जब तक वो ज़िंदा रहे, उनको ऐसा लगा कि मैंने इंडिया डिस्कवर किया है ना। एंड आज भी वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। एंड ये कैरेबियन आइलैंड्स को आज की डेट में हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। सो कोलंबस ने एक्सीडेंटली इंडिया की जगह अमेरिका डिस्कवर कर लिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, सो आई एम जस्ट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कोलंबस का पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है। ओके, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड द वास्को द गामा। सो वास्को द गामा, you can see 1.3 वास्को द गामा इज अ कोर्टयार्ड ऑफ द जेमोरिन। तो वो जेमोरिन के दरबार में आते हैं। अब ये जेमोरिन कौन है, ये वास्को द गामा कौन है, लेट्स सी। वास्को द गामा अ नेटिव ऑफ द पुर्तगाल डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया। सो ये वो इंसान है जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया। ओके, एंड he enriched the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of the Calicut on the 22nd May 1498. So 1498 22nd May को ये इंडिया के कैलिकट पोर्ट पे आते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म करना भूल गया, इसे 6 ईयर्स पहले यानी 1492 में, ओके 1492 कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था। ओके, सो फिर ये लोग इंडियन ओशन डिस्कवर करते हैं एंड इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया में आते हैं। जेमोरिन उस टाइम पे यहाँ के किंग होते हैं कैलिकट के, एंड ये इनको परमिशन दे देते हैं, बोलते हैं तथास्तु करो बिजनेस, बराबर। एंड ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं।
The Portuguese established port in the Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it in the appointment of the commander-in-chief named Albuquerque to safeguard the port. So ये अपना तो बेसिकली राजा इनको एक एरिया अलॉट कर देते हैं जहाँ पे अपने किले बांधते हैं और अल्बुक्यू इनके कमांडर यानी सेनापति होते हैं. मूविंग नॉर्थवर्ड अल्बुक्यू कॉन्कर्ड गोवा इन 1506. तो 1506 में ये गोवा को कैप्चर करते हैं. आज जो हमारा गोवा है वो मतलब पोर्टुगीज़ लोग उसको कब्जा कर लेते हैं एंड उसको अपने अंडर में ले लेते हैं. विद इन द स्पैन ऑफ 100 ईयर द पोर्टुगीज टू कंट्रोल ओवर द मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड द आइलैंड्स ऑफ द लंका. श्रीलंका की बात कर रहे हैं ये लोग. सो ये सब एरियाज़ को भी ये लोग अब कैप्चर कर चुके हैं बाय द 100 ईयर्स ऑफ रूल्स. आगे बढ़ते हैं. एंड ऑफ पोर्टुगल रूल. पोर्टुगीज रूल जो बहुत एक्सपांड हो रहा था वो रुक जाता है. कैसे रुकता है? लेट्स सी. इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज एक्सपांडेड दैट ट्रेड टू बंगाल. तो ये अपना रूल लगभग इंडिया के सारे पोर्ट्स पे शुरू कर चुके हैं इंक्लूडिंग द सॉरी फॉर डेट इंक्लूडिंग द बंगाल. एट ए टाइम मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली. उस टाइम पे मुगल एम्परर शाहजहाँ का रूल हुआ करता था. द सूबेदार ऑफ द बंगाल कंप्लेंट द शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज. अब ये सूबेदार कौन होता है? वेल शाहजहाँ ने अपने किंगडम को अलग अलग पार्ट्स में प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था एंड हर प्रोविंसेस को रूल करने के लिए एक एक सूबेदार अपॉइंट किया था. सो बंगाल के सूबेदार ने उनकी कंप्लेंट कर दी एंड जैसे उनकी कंप्लेंट कर दी उन्होंने तुरंत ही पोर्टुगीज़ के बारे में बताया कि ये लोग ठीक से टैक्सेस पे नहीं करते हैं, इनकी ये एक्टिविटीज़ थोड़ी डाउटफुल लग रही है हमको, शायद ये हम पे अटैक भी कर सकते हैं. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. तो शाहजहाँ ने तुरंत ही आर्मी भेजी एंड इनके सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड इनको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया. फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है इनके बीच में एंड जो पोर्टुगीज़ लोग हैं ना अब ये सिर्फ 3 ही जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, दीव, दमन एंड गोवा. बस इनको ये 3 जगह से ही अलाउड है. अब ये इंडिया की कोई भी टेरिटरी को एक्वायर नहीं करेंगे. ओके तो इस तरह से पोर्टुगीज़ रूल का दी एंड होता है. दी एंड तो नहीं होता है पर एक तरह से इनको अब रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है कि अभी आप यहाँ से ही आप अपने बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. द डच यानी हॉलैंड भी बोलते हैं और आज की डेट में से नेदरलैंड कहा जाता है जो यूरोपियन कंट्री है. आफ्टर द 100 ईयर्स ऑफ द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द डच ऑफ द हॉलैंड नाउ द नेदरलैंड केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग. सो जैसे ही पोर्टुगीज़ आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट यूरोपियन कौन आते हैं इंडिया में? वेल वो होते हैं नेदरलैंड वाले डच पीपल. इनिशियली दे एस्टेब्लिश द पोर्ट ऑफ द पुलिकट एंड मद्रास नाउ चेन्नई. दे ऑल्सो एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट द आगरा इन द ईयर 1663. मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया. द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो पहले डच आते हैं, आगरा में अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं इन द ईयर 1663. बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं ना तो ब्रिटिशर्स डच लोगों को मतलब यहाँ से भगा देते हैं. अब वो लड़के भगाते हैं, कैसे भगाते हैं बुक में नहीं लिखा हुआ है. ओके सो इस तरह से जो पोर्टुगीज़ रूल है वो सम हाउ यहाँ पर इंडिया में फिनिश हो जाता है. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. डच के बाद डेनमार्क के लोग भी आए थे पर हमारी बुक में दिया नहीं है, वो आपको 9th में बताया जाएगा. एंड जो इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आते हैं. अब ब्रिटिशर्स कब आते हैं, कैसे आते हैं, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पैराग्राफ. नाउ ड्यूरिंग द reign of the Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company, which this company belonged to the merchant who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. Just a minute. Okay, so now अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. सो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया? क्वीन एलिजाबेथ कुछ मर्चेंट थे जो कुछ ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो क्वीन एलिजाबेथ के पास आते हैं. इनको अमीर बनना है. अब अमीर बनने के लिए उस टाइम पे क्या होता था कि आप लोग इंडिया के साथ ट्रेडिंग करो, इंडिया से आप सामान खरीद के आओ और उसको हायर प्राइस में यूरोप में सेल करो तो आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा.
तो उन्होंने एक परमिशन ली क्वीन एलिजाबेथ से, एंड फिर ये आते हैं इंडिया की तरफ। ओके, सो अब हम लोग आई थिंक हम लोग अभी यहाँ पर हैं, समवेयर ओवर हियर। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। द फर्स्ट शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ द सूरत इन द ईयर 1608। तो ब्रिटिशर्स पहली बार अपनी शिप्स लेके कहाँ पर आते हैं? सूरत में आते हैं, जो गुजरात में। ओके, ईयर याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, 1608। कैप्टन विलियम हॉकिंस, डब्ल्यू का मतलब विलियम है, विलियम हॉकिन द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। तो विलियम हॉकिंस वो पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने बेसिकली इंडियन सॉइल पे कदम रखा। ओके, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे कदम रखा था, इन्होंने इंडिया में कदम रखा था। तो ये ब्रिटिशर्स का पहला आगमन था इंडिया में। ही मेड जहांगीर, ओके, जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है, एंड बट डिड नॉट गेट अ परमिशन टू ट्रेड। लेकिन फिर जहांगीर इनको परमिशन नहीं देते। गैस कर सकते हो क्यों नहीं दे सकते? पोर्टुगीज़ वालों ने मतलब उनको बोला होगा कि इनको परमिशन मत देना, एंड हम आपको इतना टैक्सेस ज़्यादा देंगे एंड ऑल डेट। सो कंपटीशन तो थी यूरोपियंस में। ओके, कोई बात नहीं, वापस जाना पड़ता है इनको। देन आफ्टर सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू इस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। तो जैसे ही राजा चेंज होते हैं, शाहजहाँ आते हैं, तो उनसे वो परमिशन ले लेते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। लेटर दिल्ली वेंट अंडर द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ एंड शाहजहाँ गिव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट द बंगाल। अब थिंक फ्रॉम द शाहजहाँ पॉइंट ऑफ व्यू। एक ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपका बहुत सारा सामान खरीदने के लिए रेडी हैं, आपको एक्सचेंजेस में हैवी टैक्सेस भी पे करेंगे, तो आप उनको परमिशन क्यों नहीं दोगे? ऑफ कोर्स दोगे। ओके, तो शाहजहाँ डिड द सेम थिंग, एंड उन्होंने भी बोल दिया, जाओ ब्रिटिशर्स तथास्तु, तुम लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर दो। ओके, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, एंड ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ द फ्रेंच। सो ब्रिटिशर्स के बाद जो नेक्स्ट यूरोपियन इंडिया में आए वो थे फ्रांस वाले लोग, जिनको हम लोग बेसिकली फ्रेंच बोलते हैं, है ना। अब हर कंट्री के लोगों को कुछ ना कुछ कहा जाता है। अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स कहा जाता है, चाइना के लोगों को चाइनीज़ कहा जाता है ना। इंडिया के लोगों को इंडियंस कहा जाता है ऑफकोर्स, बट जो न्यूजीलैंड के लोग हैं ना, उनको कीवीज़ कहा जाता है। जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं उनको तो पता ही होगा ऑफकोर्स। एंड इमेजिन करो, लोग साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या कहते हैं, है ना, प्रोटियास बोलते हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो फ्रांस के लोगों को हम लोग फ्रेंच कहेंगे, जर्मनी के लोगों को जर्मन्स कहेंगे। तो द फ्रेंच इस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE। तो फ्रांस वाले लोगों ने सबसे पहले अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की इन द ईयर 1664 में। दे इस्टेब्लिश द फैक्ट्रीज इन सूरत, अगेन जो मतलब गुजरात में, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी, जो पौंडीचेरी कहते हैं। ऑफकोर्स पौंडीचेरी तमिलनाडु में है, बट मछलीपट्टनम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी इन कर्नाटका। आई माइट बी गेटिंग रॉन्ग, बट आई एम नॉट श्योर फॉर डैट, बट मे बी आई एम जस्ट गेसिंग। सो दीज आर द 3 सेंटर्स जहाँ पे फ्रेंच लोगों ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट की। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसोइस डुप्लेक्स, हु हैड अ डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। सो उनके जो हेड थे जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, इनकी तमन्ना थी कि हमारा जो रिलेशन है इंडिया के साथ बढ़े और हम लोग यूरोप में सबसे मतलब लीडिंग पावर बने, जो इंडिया का सामान ट्रेड कर सकता है। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स में और फ्रेंच वाले लोगों में एक कंपटीशन शुरू हो गई, ओके, कि इंडिया के साथ कौन ज़्यादा बिजनेस करेगा और कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा। ओके, कंपटीशन होना अच्छी बात भी है। नाउ देयर आर इनन्यूमरेबल डिस्प्यूट एंड बैटल्स एंड फाइनली ब्रिटिशर्स एमर्ज द विनर्स। बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत कहा सुनी हुई, बहुत बार आमने सामने ये लोग आए और बहुत एक दूसरे का नुकसान किया, बट अल्टीमेटली जीतता कौन है?
ब्रिटिशर्स। ओके, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स हम पे रूल करके गए। अगर ब्रिटिशर्स की जगह अगर वो फ्रांस वाले लोग जीत गए होते तो आज हम लोग शायद फ्रेंच में पढ़ रहे होते, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। इसे पोर्टुगल्स को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच वाले लोगों को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया अप टू द पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहाँ तक ही था। एक बार फटाफट क्विकली रिकैप कर देख लें। ओके, इंडिया पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। यूरोपियन लोग इसे ट्रेडिंग करने के लिए मतलब हमेशा ईगर रहते थे। एंड इंडिया का जो सामान था जैसे कि कॉटन क्लॉथ, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, ये बहुत ज़्यादा फेमस था। सो इस तरह के रूट वो लोग यूज़ करते थे। बट फाइनली क्रिस्टोफर कोलंबस वो जो पर्सन था उसने स्टार्ट किया कि हम लोग इंडिया को डिस्कवर करेंगे। एक्सीडेंटली वो वेस्ट इंडीज़ डिस्कवर कर लेता है जो बाद में अमेरिका बनता है। बट द पर्सन जो मतलब सच में इंडिया को डिस्कवर करते हैं, ही इज़ द वास्को द गामा। वास्को द गामा कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं जहाँ पे किंग जैमोरिन उनको परमिशन दे देते हैं। बाय द ईयर 1506 वो गोवा को भी कैप्चर कर चुके हैं एंड अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। मीनवाइल ये ज़्यादा स्प्रेड होते हैं उससे पहले ही इनको रोक दिया जाता है, इनकी शिप्स को डिमोलिश कर दिया जाता है। फिर कौन कौन आते हैं? पहले डच आते हैं, बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं और बाद में फ्रेंच आते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड टुमारो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट पार्ट 2 ऑल्सो। एंड जैसे हमारा पार्ट 2 होता है हमारा पूरा सेमेस्टर 1 ख़त्म। ओके, सो आई थिंक आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। यू गाइस आर कीप वॉचिंग, ओके, कीप लर्निंग एंड बाय एवरीवन।